इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में फैलाए जा रहे एक बड़े झूठ का पर्दाफाश हो गया है। नरेंद्र गिरी का सुसाइड लेटर आने के बाद यह दावा किया गया था महंत नरेंद्र गिरी पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें लिखना नहीं आता था। लेकिन इंडिया टीवी को नरेंद्र गिरी के हाई स्कूल का सर्टिफिकेट मिला है। इस सर्टिफिकेट के मुताबिक महंत नरेंद्र गिरी ने हाई स्कूल की परीक्षा 2nd डिवीजन के साथ पास की थी। इस सर्टिफिकेट से यह साफ है कि नरेंद्र गिरी पढ़े लिखे थे, उन्हें लिखना पढ़ना आता था। नरेंद्र गिरी के मामा प्रोफेसर महेश सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो नरेंद्र गिरी के खिलाफ फैलाए जा रहे झूठ की पोल खोलेंगे। हम सीधा उन्हीं से इस मामले में जानकारी ले लेते हैं। महेश सिंह जी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। सबसे पहले तो आप यही जानकारी दें कि क्या महंत नरेंद्र गिरी पढ़ना लिखना जानते थे? क्या उन्होंने स्कूली शिक्षा ली थी? हाँ मैडम, जब से मैं इस चीज़ को चैनलों से कल देखा कि तमाम महात्मा और साधु सन्यासी ये कह रहे हैं कि महंत नरेंद्र गिरी जी पढ़े लिखे नहीं थे, अंगूठा छाप थे, हस्ताक्षर करना नहीं चाहते थे, अनपढ़ थे, तब से मैं व्यथित हूँ। इसलिए मैं सामने आया टीवी के कि स्पष्ट करने के लिए कि महंत नरेंद्र गिरी जी पढ़े थे, हमारे संरक्षण में पढ़े थे और उन्होंने अपने नाना के द्वारा स्थापित विद्यालय से, जो इस समय सरजू प्रसाद सिंह इंटर कॉलेज आमीपुर गिरदकोट हंडिया प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहां से 1978 में 2nd डिवीजन में हाई स्कूल की परीक्षा उन्होंने पास की थी। उसके बाद वो इंटर के में प्रवेश लिया था, लेकिन एग्जामिनेशन के इंटर के एग्ज़ाम के पहले ही उनको मड़ियाहू जौनपुर में है, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के ब्रांच में उनको जो है नौकरी मिल गई, इसलिए उन्होंने इंटर की परीक्षा नहीं दी। और उसके बाद वहाँ से वो अपना वहीं से उनकी शादी ब्याह की बात चले। वो महंत जी बचपन में भी 2 बार भाग गए थे, तो उनको पकड़ के खोज के लाया गया था। उनका हमेशा मन वैराग्य में ही रहता था। तो जब वो बैंक में नौकरी करने लगे तो अब इससे आप एक अंदाज़ा लगाए, मैंने तो आप लोगों को उसका एक सर्टिफिकेट भी, उनका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी मैंने दे दिया है सबको, जो है कि ये साक्ष्य है कि वो हाई स्कूल तक पढ़े थे। और ऐसे व्यक्ति को अनपढ़ करना हमारे ध्यान से आज उस महान आत्मा के प्रति एक बहुत बड़ा अपमान उसका करना है। बड़ी जानकारी आप प्रोफेसर साहब दे रहे हैं कि वो न सिर्फ पढ़े लिखे थे बल्कि उन्होंने बैंक में नौकरी भी की थी। क्या आप ये जानकारी दे पाएंगे उन्होंने कितने वक्त तक बैंक में नौकरी की, कहाँ पर उन्होंने नौकरी की थी? ये नौकरी उन्होंने किया था, ये मड़ियाहू है जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में, मड़ियाहू का डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की एक ब्रांच थी, उसमें उन्होंने किया था। ये करीब मोस्ट प्रोबेबली 79-80 के आसपास की बात होगी। और अब उस समय वो ब्रांच वहाँ है भी कि नहीं है भी, इतना पुराना समय हो गया, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन ये तो मैं बड़े दावे के साथ कर सकता हूँ कि उन्होंने बैंक में नौकरी किया था। और बैंक के नौकरी के दौरान फिर घर पे चर्चा होने लगी कि अब महंत जी की, इनकी नरेंद्र की जो है घर का नाम, उनका आपको बता दें, उनका घर का नाम बुद्धू था, कि अब इनको जो है नौकरी शादी कर दिया जाए। जब ये बात हो जाने कि हमारी शादी की बातचीत चल रही है, तो बैंक से ही एक दिन उन्होंने उसके बाद बैंक बंद होने के बाद वहीं से वो पलायन कर गए। ये 82-83 की आसपास की बात है। और उसके बाद महंत जी पलायन 83 के बाद फिर वो 2001 के कुंभ में, प्रयागराज के कुंभ में 2001 में मेरे पास एक फ़ोन आता है कि मैं महंत नरेंद्र गिरी बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा कि मैं किसी महंत को नहीं जानता, तुम कौन हो भाई? तो हंस के बोले कि मामा मैं बुद्धू बोल रहा हूँ, मैं सन्यासी हो गया हूँ और मैं आपके घर आना चाहता हूँ, क्योंकि अंतिम जो वो रहता है सन्यासी का, भिक्षा का, वो रह गया है। तो नानी की भी डेथ हो गई है, हमारी अम्मा की भी डेथ हो गई है, तो मैं आपके हाथ से चाहता हूँ रास्ता बताइए घर का। मैं अपने घर का रास्ता बताया, यहाँ प्रयागराज में जहाँ रहता था, वहाँ पे वो आए और उसके बाद प्रणाम किया सन्यासी वेश में। फिर कहा आज के बाद से हम आप लोगों को प्रणाम नहीं करेंगे। हमारी मिसेज ने कहा भी कि आप जिस वेश में आए हैं प्रणाम हम लोगों को करना चाहिए, और हम लोगों ने प्रणाम किया उनको। और कहें आज से हम लोगों का कोई संबंध नहीं, न आप मामा हैं न मामी हैं, हम आपको जब भी कभी मिलेंगे वो करेंगे तो डॉक्टर साहब कहा करेंगे। उसके बाद से महंत जी से फिर हम लोगों की कोई, वो चले गए कुंभ मेले से। तो ये उनका पूरा वृतांत है कि महंत जी किस तरह से सन्यासी बने और किस अवस्था में बने। पढ़ाई लिखाई के
दावे के इस चीज को मैं बिल्कुल दावे से खारिज करता हूं कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। नहीं, क्योंकि पढ़े लिखे थे, प्रोफेसर साहब ये बार-बार कहा जा रहा है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे और इतना लंबा लेटर तो वो लिख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 15 पन्नों का लेटर लिखने के लिए इतना काबिल होना चाहिए कि आप धारा प्रवाह लिख सके। तो ये बार-बार दावा किया जा रहा था कि ये लेटर उन्होंने नहीं लिखा है और 15 पन्नों का तो वो लिख ही नहीं सकते, बहुत टूटा फूटा वो लिखना जानते थे। अगर आप उनकी हैंडराइटिंग देख रहे हैं, उनके हस्ताक्षर देख रहे हैं, तो क्या आप पहचान पा रहे हैं कि ये हैंडराइटिंग महंत नरेंद्र गिरी की ही है या नहीं? नहीं, एक चीज तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि राइटिंग उनकी अच्छी नहीं थी और उसके लिए मैं उनको बहुत डांटा भी करता था कि अपनी राइटिंग सुधारो। राइटिंग उनकी अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं इस समय उनकी राइटिंग पहचानने और उसकी स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि एक बहुत लंबा समय हो गया है और इधर कोई उनका ऐसा दस्तावेज भी हम लोगों के साथ, कॉलेज वो जिस कॉलेज के पढ़े थे उसी कॉलेज के बाद में उनको हमारे क्षेत्र की जनता ने जबरदस्ती उनको संरक्षक बना दिया जो है, और मैं उसका प्रबंधक हूँ। तो हमारा उनका जो संबंध रह गया था कॉलेज के संरक्षक और प्रबंधक के रूप में रह गया था। तो महंत जी लिखने की बात जहाँ तक है, उन्होंने लिखा भी है कि मैं 13 को सुसाइड करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया, मुझे हिम्मत नहीं हुई। तो हो सकता है कि 13 से लेके 20 के बीच के इतने दिनों में उन्होंने उसको लिखा हो, ये भी तो हो सकता है। एक दिन में न लिख करके कई दिनों में उसको उन्होंने लिखा हो धीरे धीरे। और उसके बाद हम लोग तो प्रोफेसर हैं, रोज का लिखना पढ़ना है वो करना है। साधु महात्मा उनको पढ़ने लिखने का उनका रोज कोई आदत नहीं है, तो उसके कारण राइटिंग वगैरह खराब हो सकती है, लिखने में टाइम लग सकता है, लेकिन लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। इस चीज को मैं बिल्कुल एकदम खारिज करता हूँ। महंत जी लिखना पढ़ना जानते थे, अच्छे डिबेटर थे, निबंध प्रतियोगिताओं में भाग लेते थे, इतने अच्छे भाषण देते थे, वो रामायण का पढ़ते थे, हर चीज़ करते थे। ये सब कहना गलत है को पढ़े लिखे। और ये साक्ष्य मैंने जितना दिया है ये है, इसके अलावा अखाड़ा परिषद या किसी को कोई साक्ष्य चाहिए, क्योंकि उनका सर्टिफिकेट और मार्कशीट तो मैं उपलब्ध नहीं करा सकता, क्योंकि कॉलेज में वो नहीं है। वो महंत जी अपने साथ सर्विस के लिए ले गए, जमा कर दिए होंगे। लेकिन यूपी बोर्ड तो है, प्रयागराज में ही है, और उस सन से और उस रजिस्टर नंबर से तुरंत उनका सर्टिफिकेट और उनका ये मार्कशीट दोनों प्राप्त की जा सकती है। प्रोफेसर, आप ये भी बताएं कि जिस बैंक में वो काम करते थे, उस बैंक में वो कौन सी पोस्ट पर थे, क्या उनकी जिम्मेदारी थी बैंक में? हमें जहाँ तक याद लगता है वो क्लर्कियल जॉब में थे वहाँ पे बैंक में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और इस चीज़ को मैं और घर से कंफर्म करूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक है बाबू के पोस्ट पे थे उसमें जो है, और बाबू के पास तो लिखने पढ़ने का काम होता ही है बैंकों में। और आप जहां ये पता करना पड़ेगा कि वो शाखा है कि नहीं है। हाँ, एक और जानकारी आप दें, जगह है मड़ियाहू है, जौनपुर में जगह मड़ियाहू है। हाँ जी, वो बैंक का नाम आपने बता दिया, हमने वो लिख भी लिया है। हम भी अपनी ओर से पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या वो बैंक की ब्रांच है या नहीं है। बहरहाल आप ये बताएं कि जिस स्कूल में नरेंद्र गिरी पढ़ा करते थे, कौन सी कक्षा तक वहां पर पढ़े, और उसके बाद फिर वहां पर जो हम ये पूरे डिटेल भी देख रहे हैं, तो उस कॉलेज के या उस स्कूल के जानने वालों को भी पता होगा कि वो पढ़ाई लिखाई में कैसे थे, लिखना पढ़ना जानते थे या नहीं थे, पढ़ाई लिखाई में उनकी रुचि भी थी या नहीं थी। अब ये चीज़ है जो उनके साथ के पढ़े लिखे वहाँ लड़के हैं, पढ़ाई लिखाई में रुचि थी, ये तो मैं कह रहा हूँ रुचि थी, तभी तो सेकंड डिवीजन पास हैं। 300 में से जो है उनको 270 नंबर मिले हुए हैं। ये तो मार्कशीट का हम लोगों का पता है, उसमें लिखा भी है इतना सेकंड डिवीजन 270 मार्क्स जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपके पास है पढ़ने। और उस समय आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड की परीक्षाएँ, यूपी बोर्ड की परीक्षाएँ वर्ल्ड की परीक्षाओं में सबसे टफ परीक्षाएँ मानी जाती थी। और उस समय नकल वकल, और हमारा कॉलेज तो आज भी इस विद्यालय उसमें प्रयागराज में इसके लिए प्रसिद्ध है कि उस विद्यालय में नकल नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। तो एक आदर्श विद्यालय है, उस विद्यालय से उन्होंने किया है। तो ये कहना कि और उनके साथियों से पूछा जा सकता है, मैं ये नहीं कहता, मिल जाएंगे उनके तमाम साथी मिल जाएंगे। और हम तो चूंकि बता रहे हैं कि मैं तो 77 में नौकरी में चला गया बुंदेलखंड में, तो बुंदेलखंड में नौकरी में चला गया तो कभी कभार चिट्ठी पत्री लिखते थे, घर आते थे, तब भेंट मुलाकात होती थी। और उसके बाद से तो फिर जब वो भाग गए तो हम लोग उनके खोजने में ही लगे रहे। तो ये चीज़ें तो पता की जाए। जो कॉलेज की तो मैगजीन भी है हमारे पास रखी हुई है, आप चाहें तो उसका मैं आपको दिखा दूँ। कॉलेज की मैगजीन है, वो बहुत बड़ा कॉलेज है, वो इंटर कॉलेज तक है इस समय वो।
जी आप मैगजीन भी तब तक मंगवा लीजिए, तब तक हम आपसे एक और जानकारी ले लेते हैं कि कॉलेज में। और दूसरी चीज बता दें कि जो आप ये कह रहे हैं कि हाँ बोलिए बोलिए। जी हाँ, क्या बोल रहे हैं आप बताएं। नहीं आप पहले अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ कुछ वो जो है कॉलेज के इस समय जितने भी टीचर वगैरह उनके समय के थे सब रिटायर हो गए हैं। उनके समय का कोई भी टीचर उस विद्यालय में इस समय नहीं है। प्रिंसिपल भी रिटायर हो चुके हैं। उनके बाद जाने के बाद कम से कम 4 या 5 प्रिंसिपल वहाँ से रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन उनके सहपाठी जरूर मिल जाएंगे। आज एक वहाँ पर एक टीम एबीपी न्यूज की एक टीम गई हुई है वहाँ पर। जी अच्छा, आप एक और जानकारी दें प्रोफेसर महेश जी कि परिवार में जितने सदस्य हैं क्या सभी ये बात मान रहे हैं कि ये सुसाइड ही है? क्योंकि साधु संत समाज ने तो ये संशय खड़ा किया है कि वो आत्महत्या नहीं कर सकते क्योंकि वो सन्यासी थे, बहुत ही मजबूत शरीर के भी और दिमाग के इंसान ही सन्यासी बन सकते हैं। ऐसे में ऐसा व्यक्ति कोई सुसाइड कैसे करेगा? आपको क्या लगता है? अब इस मामले में तो मैडम देखिए सब चीज़ जांच चल रही, सारी चीज़ें चल रही हैं। हम इसको कैसे कह दें कि उन्होंने सुसाइड किया कि नहीं किया कि मर्डर किया गया। अब इन सब पचड़ों में मैं नहीं पढ़ना चाहता। ये आप इसको प्रशासनिक और जांच एजेंसियों और उनके उस स्तर पर छोड़ दीजिए। मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता कि सुसाइड किए कि नहीं किए। लेकिन हाँ, ही बात मतलब वो बहुत ही निर्भीक व्यक्ति थे। इधर ज़रूर उनका कोरोना में से जब से व्यतीत हुए थे तब से उनका स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब हो गया था, तो हम लोगों से बातचीत ज़्यादा नहीं होती थी। टीवी वगैरह पर देखते उगते थे तो हम लोग भी व्यतीत होते थे कि इतना कमज़ोर क्यों होते जा रहे हैं ये। तो हमारी लास्ट में उनसे 15 या 16 तारीख को मुलाकात बातचीत हुई थी, क्योंकि कॉलेज का कुछ काम था। हमसे 27 नवंबर को संस्थापक दिवस होता है तो उसमें वो जाया करते थे हमेशा विद्यालय में। तो मेरी भी मैंने किताब लिखा था, उसका मुझको योगी जी से विमोचन कराना था। तो मैंने उनसे कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि आप योगी जी जब भी प्रयागराज आवें गद्दी में उनसे आप आधा घंटा का टाइम यदि हमारे लिए ले लें तो मेरी किताब का विमोचन करा दीजिए। वो बड़े खुश हुए कि आपने किताब लिखी है, और फिर पूछा कि 27 नवंबर को इस बार किसको बुला रहे हैं आप। हम कहा आप जिसको कहिए बुला लेंगे। तो कहीं योगी जी को ले आई। हम कहा योगी जी आएंगे? कहें कि हाँ मैं ले आऊँगा योगी जी को, मैं उनसे निवेदन करूँगा, ले आऊँगा। आप एक लेटर बना के हमें भेज दीजिए, परसों मैं जाने वाला हूँ लखनऊ और ले जाऊँगा योगी जी से मैं कार्यक्रम लेकर के आऊँगा। जो है ये मेरी उनकी लास्ट मुलाकात मुझे ठीक से 15 या 16 तारीख की है जो है। इतनी बातचीत उस समय मुझे बिल्कुल, मैंने उनसे बार बार पूछा है आप स्वस्थ हैं, आपका ब्लड प्रेशर ठीक है, शुगर ठीक है? कहीं हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, आप बताइए डॉक्टर साहब आप स्वस्थ? हम कहाँ, आप तो दिख ही रहे हैं मैं स्वस्थ हूँ बिल्कुल। तो स्वस्थ भी थे, निडर भी आप बता रहे हैं, मजबूत व्यक्ति भी थे। उसके बाद फिर इस तरीके की घटना सामने आ जाना ये अपने आप में हैरान करने वाला विषय है। लेकिन आप एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि बार बार आनंद गिरी की भी अगर हम बात करें जो पुलिस की अभी गिरफ्त में है, उन्होंने ये कहा कि वो तो लिखना ही नहीं जानते थे। वो बहुत मुश्किल कुछ 2-3 लाइन लिखवाते थे, कभी हमने उन्हें चिट्ठी लिखते हुए नहीं देखा। वो 15 पन्नों का लेटर कैसे लिख सकते हैं? उन्हें आपका क्या जवाब है? हमको उनको ये जवाब है कि ये जो सर्टिफिकेट है ये उनके लिखाई पढ़ाई का उनके सबका सबसे बड़ा प्रमाण है। इससे ज़्यादा प्रमाण कोई नहीं हो सकता है कि उस समय में 78 के समय में यूपी बोर्ड से हाई स्कूल 2nd डिवीज़न, वो भी गुड 2nd क्लास पास करना ये बहुत मुश्किल काम था। और दूसरी चीज़ कि इतना लंबा लेटर नहीं लिख सकते। उसमें केवल मुझे इतना कहना है कि चूंकि उस सुसाइड नोट में ये भी लिखा गया है कि 13 तारीख से मैंने सोचा था लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। उसमें आप देखिए 13 को काट करके फिर डेट भी बदली गई है उसमें दूसरे दिन की। तो हो सकता है वो 13 से लिखना शुरू किए हों और धीरे धीरे 20 तक उसको जिस दिन सुसाइड किए तब तक उन्होंने लिखा हो। अब सुसाइड किए कि नहीं किए, मैं इस मामले में मैं बता रहा हूं कि मैं बिल्कुल वो नहीं कर पा रहा हूं जब तक कि सरकार के, अब तो सीबीआई की इंक्वायरी भी योगी महोदय ने कर दिया है और जो पुलिस की इंक्वायरी चल रही है, पुलिस की इंक्वायरी से भी मैं पर्सनली संतुष्ट हूं, क्योंकि जिन अधिकारियों को योगी जी ने लगाया है उसमें एक एक से यहाँ के एजीपी हैं, यहाँ के आईजी हैं जो कि बहुत ही सक्षम अधिकारी हैं, तो ये सब लोग लगे हुए हैं, तो मैं तो उससे भी संतुष्ट था। लेकिन अब चूंकि सीबीआई की इंक्वायरी हो गई है तो सारी इंक्वायरियां अपनी एक तरफ हो गई, अब तो सारी बातें सामने आ जाएंगी, दूध का दूध पानी हो जाएगा। और हम लोग भी यही चाहते थे कि दूध का दूध पानी हो, लेकिन ये इस कथन में बिल्कुल एकदम सत्यता नहीं है कि महंत जी लिख नहीं सकते थे, इतना बड़ा लेटर नहीं लिख सकते थे, हस्ताक्षर नहीं कर सकते थे। ये चीज़ में मानने के लिए तैयार नहीं। उसका प्रमाण है
और इससे भी ज़्यादा प्रमाण किसी को चाहिए तो यूपी बोर्ड के दफ्तर में जा करके उस सन की वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट दिखाकर वहाँ से उनका सर्टिफिकेट और उनकी ओरिजिनल मार्कशीट ले सकता है। जी, आप प्रोफेसर महेश ये भी आप जानकारी दें कि कई लोग आरोप लगा रहे हैं और आनंद गिरी जो कि अभी पुलिस की गिरफ्त में है वो भी आरोप लगाए थे कि प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा कोई खेल चल रहा था, कि पैसों का बहुत बड़ा कोई लेन देन था, इसकी वजह से भी महंत नरेंद्र गिरी परेशान चल रहे थे। इस बारे में क्या आपको कोई जानकारी है कि कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी संपत्ति और कितनी संपत्ति की बातचीत यहाँ हो रही है? वो ये भी आरोप लगाए थे कि परिवार और शिष्य को वो अपनी प्रॉपर्टी दे रहे थे। प्रॉपर्टी महंत जी, अब ये सब चीजें देखिए, कुछ आरोप हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं जो संबंधित है परिवार से, क्योंकि आनंद गिरी ने तो भी आरोप लगाया था कि परिवार को पैसा देते थे, आते थे। जब मैं आपसे बता दूं, स्पष्ट बता दूं कि जो कॉलेज है उस कॉलेज से केवल 1 फरलांग पर वह घर है जिस पर जहां उनका लालन पोषण हुआ था, जो मेरा घर है, अपना पैतृक निवास। महंत जी कॉलेज के फंक्शन में जाते थे, इतना उनको बुलाया जाता था घर पर महिलाओं के द्वारा कि दर्शन दे दें आके, लेकिन वो घर पे कभी पैर नहीं रखा उन्होंने। सहायता देने की बात जहाँ तक है, परिवार को कोई प्रश्न ही नहीं उठता, सब सक्षम हैं, जितना भी उनका परिवार है सब सक्षम है, तो सहायता की कोई बात नहीं। हाँ, ये जरूर है कि वहाँ के महंत और ये सब पुजारी वगैरह उस अखाड़े के परेशान थे, क्योंकि जब से नरेंद्र गिरी जी साहब आए थे महंत जी, उन्होंने CCTV कैमरा लगवा दिया था। मंदिर, हनुमान जी के मंदिर का सबसे बड़ा जो वहाँ का आय का साधन है, जो चढ़ावा आता था वह सब पुजारी उठा ले जाते थे, बाद में वो सब चढ़ावे महंत जी ने, आप लोग आकर के कभी आपके तो चैनल के लोग देखे होंगे, ये गद्दी हम लोग करीब 73-74 में देखते थे, खंडहर थी, आज वो किस तरह से बन गई है। तो अब उनकी अपनी प्रॉपर्टी क्या, उन लोगों महंतों में का क्या झगड़ा है वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन परिवार की बात जहाँ तक है, परिवार ने न कभी उनसे मदद की। हाँ, कॉलेज में चूंकि वो निर्धन लोगों के लिए, हमारे पिताजी गांधीवादी थे, गांधी जी के सहयोगी थे, सर्वोदयी थे, विद्यालय वहाँ पर कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, रात में घर पर पढ़ाते थे बच्चों को, बाद में उस समय एक मड़ैया डाल करके 6 से लेकर 8 तक की वहाँ पढ़ाई शुरू कराई निर्धन बच्चों के लिए, कि जो क्षेत्र के बच्चे पढ़े लिखे न रह जाएं। तो महंत जी ने इतना जरूर किया था कि उस विद्यालय के निर्धन बच्चों के लिए छात्रवृत्ति थी कि जो भी बच्चा निर्धन होगा, माता पिता नहीं होंगे उसके, वास्तव में निर्धन होगा, उसकी पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। और प्राचार्य से, प्रिंसिपल से सीधे उन्होंने कह दिया था कि हनुमान जी का पैसा है, आप लोग लड़कों की, गरीबों की लिस्ट बनाते समय बेईमानी नहीं करिएगा। किसी भी यदि आप लोगों ने अमीर बच्चे का नाम दे दिया बेईमानी से, तो हनुमान जी का पैसा है, पाप आप लोगों को लगेगा। ये इतना धन के अलावा और कोई, वो विद्यालय की छात्रवृत्ति थी, उनके मठ के नाम से चलती थी, उसकी मैगजीन कॉलेज की है, ये सब चीज़ें ऑन पेपर हैं, सब लिखा हुआ है उसमें ये सब चीज़। यानी प्रोफेसर महेश, आप ये बता रहे हैं कि बड़े ये जो लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है, वहां पर पहले CCTV कैमरा नहीं था, तो जितना भी चढ़ावा आता था, जितना भी धन आता था, पुजारी खा जाते थे। और पुजारी इस बात से भी परेशान थे कि वहां पर महंत नरेंद्र गिरी ने CCTV कैमरा लगा दिया था, बाकायदा सारी चीजें अब नोट होने लगी थी, और वो जो चढ़ावा आता था वो गरीब बच्चों की शिक्षा में इस्तेमाल किया जाने लगा। तो क्या ये भी एक विवाद का प्रश्न हो सकता है? जब देखिए, जब किसी की कोई आय छीनेगी, कोई चीज होगी तो विवाद करेगा ही। किसी कोई पैसा कोई गलत ढंग से कहीं ले जा रहा था, वो बच्चों की केवल पढ़ाई लिखाई में थे कि अल्प अंश जाता था, कोई बहुत ज़्यादा छात्रवृत्ति, कोई ज़्यादा लड़कों की फीस, वो तो बहुत ही कम फीस पर वो विद्यालय चलाया जाता है, बहुत ही कम फीस पर चलाया जाता है। हम तो खुद सक्षम हैं, मैं उनका मामा, मैं प्रबंधक, मैं खुद सक्षम है, मैं अपना पूरा पैसा वहाँ लगाता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी की संस्था जिस उद्देश्य से की गई थी, मैं सर्विस में था, तब मैं पूरा, उस समय मुझे बहुत वेतन मिलता था, लगाता था। अब मैं रिटायर हो गया हूँ, मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, मेरे दोनों बच्चे बड़े अच्छी सर्विस, बड़े ऊंचे पदों पर बहुएं उस पे हैं, मैं तो पूरा पैसा खुद लगाता हूँ, तो महंत जी से पैसा लेने में क्यों जाता? तो वहाँ पर नहीं। बाकी वो मठ को आप लोग देखिए, जिस तरह से मठ को उन्होंने बनाया, जिस तरह से मठ को इस समय देखा जा सकता है, एक दर्शन हनुमान मंदिर को जिस तरह से उन्होंने बनाया, तो ये सब पैसा जो पहले इधर उधर चला जाता था, उस पैसे को रोक करके उन्होंने मठ को अपने बागंगे गढ़ी, हनुमान मंदिर को सजाया, संवारा और एक दर्शनीय स्थल बनाया, जो है जिसे अब देखा जा सकता है। लेकिन आरोप तो आनंद गिरी ने यह भी लगाया था कि परिवार के सदस्यों को जो पैसा दिया गया, उससे बड़ी बड़ी कोठियां परिवार के सदस्यों ने बना ली थी। आरोप ये लगाया था आनंद गिरी ने महंत नरेंद्र गिरी पर।
अब महंत उनको आनंद गिरी को तो मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि हम लोग इतने सक्षम हैं कि अपनी कोठियां बना सकते हैं। हमारे घर पर तो आप लोग अपनी टीवी अपना चैनल भेज करके घर पे मेरे दिखवा सकते हैं कि एक पुराना, बहुत पुराना मकान मेरे पिताजी का बनवाया हुआ है सन 53 ऊपर के पहले का। ये विद्यालय भी सन 53 का स्थापित है, 1953 का स्थापित विद्यालय है ये जो है। तो हमारे अब परिवार जब बड़ा हुआ तो वहीं पर 3-4 मकान हम लोगों ने बनवा लिए हैं सब। हम लोगों के महंत जी के पैसे की जरूरत नहीं थी। आनंद गिरी जो आनंद गिरी को जरूरत रही हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम लोगों को महंत जी के पैसे की कोई जरूरत नहीं थी जो है। हम लोग खुद सक्षम थे, इतने हम लोग सक्षम थे। उनके जहाँ के पैतृक निवास है उनके सब लोग सक्षम थे। उनका बड़ा भाई है वो जो है नौकरी में था, उनका दूसरे नंबर के ये थे। तीसरे नंबर का भाई उनका दादरी में इंटर कॉलेज में लेक्चरर है। चौथे नंबर का उनका भाई होमगार्ड में सर्विस करता है। खेती है, बारी है, सब तरह से सब सक्षम है। तो हमको अखाड़े के या उसके पैसे की परिवार को कोई जरूरत नहीं थी। ये आनंद गिरी क्यों इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, आनंद गिरी जाने, और उनको लालच रही है तो वो जाने को उनको किस चीज़ की लालच थी, मैं नहीं जानता हूँ जो इसको। लेकिन ये सब सारे आरोप निराधार हैं कि परिवार से उनका संबंध। कभी बताया तो ना कि एक फरलांग पर गांव था, मैं इलाहाबाद में रहता हूं, कभी सन्यासी बनने के बाद कोई सरोकार महंत नरेंद्र गिरी का रहा? क्योंकि आप ये जानकारी दें कि आप बता रहे हैं कि पास ही में मकान था लेकिन कभी मकान में नहीं आते, कभी बहन से या कभी बड़े भाई से, परिवार के किसी और सदस्य से वो मुलाकात करते थे? नहीं, कभी नहीं मुलाकात करते थे। मंदिर में दर्शन करने हम लोग जाते थे या परिवार के लोग आते थे, महंत जी वहाँ रहते थे तो उनको प्रणाम करते थे। हम लोगों से बहुत छोटे थे लेकिन हम लोग हमेशा उनका पैर ही छुआ करते थे। हमारा उनका संपर्क जो था, हाँ ये जरूर था जब गद्दी पर जैसे गुरु पूर्णिमा के दिन भंडारा होता था और भी कई तिथियों पर होता था तो वो एक कार्ड जैसे आम नागरिक को भेजा जाता है, हमारे पास भी भेजते थे। उसमें हम लोग जाते थे, अपना उनके यहाँ भोजन करते थे, प्रणाम करते थे, अपना चले आते थे। और किसी तरह का कोई किसी भी समारोह या किसी उसमें कभी किसी बहुत बुलाया जाता था उनको, लेकिन वो कभी किसी समारोह वगैरह में भी जाते होते नहीं थे। और जिस स्कूल की आप बात कर रहे हैं, जो आपके पिता के द्वारा बनाया गया स्कूल था जहां पर महंत नरेंद्र गिरी ने निर्धन बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली थी, ये कौन से साल की बात है? कब से उन्होंने वहां पर ये जिम्मेदारी लेनी शुरू की? ये जिम्मेदारी मुझे जहाँ तक याद है जब से मैं प्रबंधक हुआ हूँ 2006 में, और महंत जी इस गद्दी पे आए हैं मोस्ट प्रोबेबली 2004 में। और ये मैगजीन के माध्यम से ये हमारे ख्याल से 2015-16 से उन्होंने ये जिम्मेदारी ली है, जहाँ तक है मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 2015-16 से। लेकिन बीच में उन्हें इसका आभास कुछ हुआ कि कुछ गलत वो किया जा रहा, उनके पास क्षेत्र के लोग पहुंचने लगे कि हमारे लड़के को कर दीजिए, तो उन्होंने बीच में इसको बिल्कुल बंद भी कर दिया था। ये भी मैं आपसे बता दूं कि बीच में हमसे उन्होंने बात किया, हम कहा नहीं बिल्कुल नहीं, यदि इस तरह से आपके पास लोग आ रहे हैं क्षेत्र के लोग तो आप बिल्कुल इसको बंद कर दीजिए। यानी इसका मतलब तो ये है कि यहाँ पर भी क्योंकि वो परिवार के सदस्य कोई उनके रहे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर अपना एक तरीके से डोनेशन देना शुरू किया या बच्चों के लिए काम करना शुरू किया। ये कारण भी नहीं था, बल्कि आसपास के जो निर्धन लोग थे उनके पास पहुंचते थे, इस वजह से उन्होंने यहाँ पर ये जिम्मेदारी उठाई। अच्छा, जो दर्शक इंडिया टीवी के साथ अभी अभी जुड़े हैं प्रोफेसर महेश जी, आप उनकी जानकारी के लिए जरूर बताएं कि आखिर कब से उनके मन में ये वैराग आने लगा। आपने जैसे जानकारी दी कि पहले भी बचपन में 2 बार वो घर से भाग चुके थे। कब कब ऐसी घटनाएं घटी हैं महंत नरेंद्र गिरी के जीवन में कि वो अपने घर से भागे और वैराग्य का उन्होंने साथ लेना जरूरी समझा? सबसे पहले बचपन में मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, एक बार वो 8-9 साल की अवस्था थी उनकी, तब वो घर से निकल गए थे, भाग गए थे। उस समय की बात आपसे बताऊं, मेरे पिताजी उस समय जिंदा थे, तो उस समय आप लोग समझ लें गांव में सारंगी बजाते हुए योगी आया करते थे गेरुआ वस्त्र पहन करके। तो छोटे छोटे बच्चे जब आए जो है तो गांव के लोग उनको पकड़ लें कि ये तो मतलब बुद्धू हैं, भिक्षा मांगने अंतिम आए हैं जो है, तो परेशान करते थे उन योगियों को। तो मेरे पिताजी डांट के लोगों को उनको छुड़वाते थे कि तुम लोगों को पहचान में आ रहा है कि बुद्धू हैं ये। तो एक बार तो उस समय भगे थे, उसके बाद इनको खोजा खाया गया, फिर ये अपने आप लौट के चले आए थे। दोबारा ये 12-13 साल की अवस्था या 11-12 साल के रहे होंगे, इस तरह से रहे होंगे, तब भगे थे। लेकिन 1 ही 2 साल में रिश्तेदारियों में घूम टहल के दोस्तों यारों के यहाँ से बम्बई से चले आए थे।
फिर उन्होंने अपना पढ़ना शुरू किया, हाई स्कूल किया इन्होंने। हाई स्कूल करने के बाद उसके बाद फिर वही जब बैंक की सर्विस कर रहे थे, जब इनकी शादी की बात चली तब फिर ये जब गए तो उसके बाद से 2001 के कुंभ में एक सन्यासी के रूप में अवतरित हुए ये। और इस दौरान ये कहां पर रहे, क्या इन्होंने किया, इसके बारे में कोई जानकारी कभी किसी परिवार के सदस्य को मिली? कभी नहीं, कभी कोई चीज कोई शेयर नहीं किया कि वो गए तो कहाँ गए, कैसे गए, क्या किया, कोई भी चीज जो इतना कभी वो नहीं रहा। सानिध्य जो रहा भी उनका, मैंने बताया कि मुझसे रहा, केवल इस कारण रहा कि वो, मैं विद्यालय का प्रबंधक, वो संरक्षक थे। और जो ये आपसे बता रहा हूँ, वो विद्यालय की नींव ही हमारे पिताजी ने इसलिए डाली थी कि क्षेत्र का कोई भी बच्चा ऐसा न रह जाए निर्धन कि वो फीस के मारे न पढ़ पाए। तो इस तरह से निःशुल्क शिक्षा का केंद्र है वो जो है, और आज भी हम लोग बड़ी नॉमिनल फीस लेकर के वहाँ पर शिक्षा देते हैं। तो उस अपने नाना, क्योंकि वो नाना के बड़े प्यारे थे, बड़े दुलारे थे, बड़े विश्वास पात्र थे, वो अपने नाना को अपना आदर्श मानते थे और आज भी कहते हैं कि मैं जो कुछ भी हूँ उनके आदर्शों पर चल करके हूँ जो है। तो इसलिए उनके इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए गरीबों के लिए उन्होंने फीस और हर प्रकार की छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया कि केवल उनकी मंशा, उनके उद्देश्य को हमें पूरा करना है और किसी तरह की कोई मंशा नहीं थी उनकी इसमें। प्रोफेसर साहब, ये आनंद गिरी जो महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य रहे, वो उनके संपर्क में कब आए, कितने सालों तक वो उनके संपर्क में रहे, क्या इसके बारे में आपके पास कोई जानकारी है? नहीं, मेरे पास में मैंने आपसे बताया, कभी इस तरह से हम लोगों ने बातचीत ही नहीं की कि कौन है, कब आए, क्या है, हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और मठ में उनको लेकर, महंत नरेंद्र गिरी को लेकर किस तरीके का माहौल रहता था, या कभी वो सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाते थे तो कभी आपने आनंद गिरी को देखा हो, किस तरीके का व्यवहार उनका रहता था, अगर आप इसके बारे में कभी आपके सामने कोई किस्सा या कोई घटना घटी हो? नहीं, ऐसी घटना कभी नहीं घटी। महंत की जब हम लोग किसी जैसे गुरु पूर्णिमा वगैरह में जाते होते थे तो वहाँ की, चूँकि उनके शिष्य होने के नाते नरेंद्र गिरी को मैं वहाँ व्यवस्था करते होते देखा करता था, और गुरु से और ये महंत जी नाम लेके पुकारते भी थे उनका। उस समय की बातें हैं ये, और उस समय तो ऐसा कोई चीज़ नहीं लगता था नरेंद्र गिरी जी में और इनके आनंद के अंदर की कोई आनंद को। तो उन्होंने, जैसा कि पता चल रहा कि बच्चे की तरह उन्होंने पाला था, ले आया था, कहीं से मिले थे। अब ये सब चीज़ें तो आजकल हम लोगों को पता चल रही हैं। ये बीच में कैसी घटनाएं घटी, क्यों इस तरह का आया इन लोगों में, वो अब ये सब तो यही लोग जाने, आनंद गिरी वगैरह ही जाने, हमको नहीं पता इसके बारे में। लेकिन हाँ, अखाड़े पर वहाँ व्यवस्था, सार्वजनिक समारोह वगैरह में आनंद गिरी वहाँ पर काफ़ी सक्रिय रहता था जो है, और महंत जी के निर्देशों पे काम करता था उस समय। ये पहले की बात मैं बता रहा हूँ, आज से 8-10 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। और जो लेटे हुए हनुमान मंदिर है, वहाँ पर भी क्या कभी व्यवस्थाएं संभालने का काम या कोई और काम भी आनंद गिरी किया करते थे? हम मंदिर पे जाते थे, क्योंकि जब मैं गया हूँ तो कई बार मैंने देखा हूँ कि वहाँ पर बीच में महंत जी की जगह आनंद गिरी ही वहाँ रहा करते थे। और क्योंकि अक्सर जाया करते थे हम लोग, तो महंत जी का 2 टाइम, एक सवेरे से जाते थे, फिर शाम को जाया करते थे वहाँ पे। लेकिन बीच में मैंने देखा कि वहाँ पर नरेंद्र गिरी की जगह आनंद गिरी रहना शुरू कर दिए थे। हो सकता है महंत जी ने इसके अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष होने के नाते उनके ऊपर काम ज़्यादा आ गया, तो हो सकता है चार्ज उसका दे दिया हो, जो भी हुआ हो। लेकिन वहाँ आनंद गिरी को मैं फिर देखा करता था। और जब कुंभ वगैरह के भी कार्यक्रम होते थे, ये इतने बड़े बड़े आयोजन करने पड़ते थे, तो उस दौरान भी आनंद गिरी साथ साथ ही रहा करते होंगे, व्यवस्थाएं संभाला करते होंगे जैसे बाकी शिष्य करते हैं? जी हाँ, आनंद गिरी उस व्यवस्था में, जो उनके यहाँ जो भी समारोह होता था उसमें आनंद गिरी साथ में रहते थे, उनके सक्रिय भूमिका निभाते थे। हाँ, सक्रिय भूमिका निभाते थे। और लोगों को खिलाना पिलाना, लोगों को पूछना, वो करना। हाँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल का जवाब और दीजिएगा। नरेंद्र गिरी जी परेशान चल रहे हैं, ये तो अब हम सभी के सामने धीरे धीरे करके जानकारी आ रही है। कभी आपके सामने कोई ऐसी घटना घटी हो या कभी आपके सुनने में आया हो कि महंत नरेंद्र गिरी जी परेशान चल रहे हैं या उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसके बारे में आप दर्शकों को जानकारी दें।
नहीं, मैंने उनसे पूछा भी था एक बार, क्योंकि वो तो कभी कोई बात किए नहीं। जब ये सारी प्रकरण आनंदगिरी वाला शुरू हुआ, पेपर ओपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचा, तो मैंने उनसे पूछा, कहने नहीं, मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई वो नहीं है, और ये सब आरोप जितने लगाए गए हैं, आप लोग तो जानते हैं कि हम लोग हमारा घर का क्या संबंध है। हम कहा नहीं, बाकी चीज़ें आपको कोई वो तो नहीं है। कहने मुझे कोई कष्ट हो किसी भी तरह से, उस समय तो विचलित नहीं देखते थे, लेकिन इधर उनका स्वास्थ्य गिर रहा था। अब क्यों गिर रहा था वो हमसे जब मैं पूछा तो उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण, जब से मैं कोरोना से वो हुआ हूँ तब से हमारा स्वास्थ्य सुधर नहीं रहा है। लेकिन उनके चाल में, उनके ढाल में, उनके काम में, हर चीज़ में, जो उसके बाद अभी गुरु पूर्णिमा का फंक्शन किया था, उसमें पूरी उतनी ही तत्परता से उन्होंने दौड़ दौड़ के सारा पूरा आयोजन देख रहे थे। अकेले दम पर देख रहे थे, क्योंकि तब तो आनंदगिरी नहीं था वहाँ पे, तब तो अकेले वो पूरा अखाड़ा संभाले हुए थे। इतने अस्वस्थ होने के बावजूद भी आपसे मैं ये भी बताऊं कि जिस दिन गुरु पूर्णिमा था, गुरु पूर्णिमा के एक दिन रात को जो उनको जो है पूरा डिहाइड्रेशन हो गया। एक डॉक्टर साहब ने हमको ये बताया कि मैं जा कर के उनको रात भर ये सब किया सब, लेकिन सवेरे फिर मैंने देखा कि वो उसी तरह जब हम लोग गए वहाँ पर भाग लेने के लिए गुरु पूर्णिमा के आयोजन में, तो दौड़ दौड़ के सारा काम कर रहे थे सारी तरफ जो है। तो उनके तो हिम्मत और उसकी तो दाद देनी पड़ेगी, नरेंद्र गिरी महंत जी के उसमें जो सारी चीज़ें थी, वो इस तरह से कोई डिसीजन ले लेंगे। क्या बातें हुई क्या नहीं हुई, हाँ अपनी इज्जत, अपने सम्मान के प्रति बहुत सजग रहते थे। वो हमेशा ये कहते थे कि कहीं भाषण भी देते थे तो विद्यार्थियों से भी ये कहते थे कि ज़िंदगी में अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता मत करना, जो है उससे बढ़कर के कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, और कभी कोई गलत काम मत करना। ये उनका एक प्रसिद्ध वाक्य हमेशा रहता था ये जो है। और इसलिए सभी को हैरानी होती है, चाहे वो आम जनता हो या फिर साधु संत समाज हो, कि आखिर ऐसा एक निडर व्यक्ति, एक मजबूत व्यक्ति कैसे आत्महत्या कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी को समय देने के लिए प्रोफेसर साहब, पूरी जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद देखिए नमस्ते अमेरिका। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।